अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको और आवाज़ मेरी क्लियर है? काइंडली बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स चीज़ें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग आवर टेस्ट सेशन, जो कि हमारा कल से स्टार्ट होने जा रहा है। और बिफोर डैट आप सब मुझे ये बता दें कि मेडिसन और पीडियाट्रिक्स के लिए आप कौन कौन सी बुक्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो। चैट बॉक्स में सब मैसेज ड्रॉप कर दें। इट विल बी अ इंटरेक्टिव सेशन, तो आपने ट्राई करनी है कि साथ साथ इन टच रहें, और जो चीज़ आपसे पूछी जाए चैट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप करते जाएं। चलें, ठीक हो गया। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इरफान मसूद और परवेज अकबर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, बुक्स का मैं आपको थोड़ा बताता हूँ आगे जाके। फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे टेस्ट सेशन का पैटर्न क्या होगा। लाइक, डेली हमारा एक टेस्ट हुआ करेगा। फॉर एग्जांपल, मंडे को हमारा टेस्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसके अंदर मेडिसिन का भी होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और पीड्स का भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। अब आप लोगों ने करना क्या है कि बिफोर द टेस्ट मैं आपको ग्रुप के अंदर मार्किंग्स के वॉइस नोट सेंड कर दिया करूंगा, जिस तरह मैंने आपको रात सेंड किए थे, जिसमें मेडिसिन और पीड्स दोनों के होंगे। तो आपने क्या करना है कि जो सबसे पहले एससीक्यू वाले टॉपिक्स हैं ना, उनको आपने अच्छे से कवर करना है। क्योंकि मोस्टली जो एससीक्यू वाले टॉपिक्स हैं उन्हीं में से मोस्टली एससीक्यू आ रहे होते हैं, और ज्यादातर एमसीक्यूज भी उन्हीं टॉपिक्स में से आ रहे होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे पहले आपने उन टॉपिक्स को कवर करना है जो एससीक्यू के लिए आपको इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। देन आपने क्या करना है कि जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे जो हमारे पास एमसीक्यूज के लिए आपको बताए जाएंगे, उनको आपने जस्ट थोरली रीड कर लेना है, ताकि आपको आइडिया हो कि अगर एमसीक्यूज आ जाए तो उसको आपने किस तरह पिक करना है। यहां तक मुझे बताएं, सारी चीजें क्लियर हैं आपको? काइंडली अपने माइक्स जो है ना वो आप अनम्यूट रखें, म्यूट रखें, सॉरी। चैट बॉक्स में बताएं, यहां तक मुझे आपको क्लियर है जो चीजें मैंने बताई हैं? चलें, फॉर एग्जाम्पल मंडे को आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का टेस्ट है, तो इसमें टेस्ट का पैटर्न क्या होगा हमारे पास। मंडे को मोस्ट प्रोबेबली इन द इवनिंग मैं आपके साथ दो लिंक शेयर कर दूंगा। एक लिंक होगा हमारे पास एससीक्यूज के लिए, दूसरा लिंक होगा हमारे पास एमसीक्यूज के लिए। जो हमारे पास एससीक्यू वाला लिंक होगा उसके अंदर क्या होंगे, क्वेश्चंस लिखे होंगे। तो आपने करना क्या है, उन क्वेश्चंस को आपने जो हमारे पास शीट या रजिस्टर किसी चीज पे अटेम्प्ट करके मेरे साथ पीडीएफ में शेयर करना है आपने। और उन क्वेश्चंस को आपने सेम इस तरह अटेम्प्ट करना है जिस तरह आप प्रूफ के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। और उसमें आपने ये करना है कि जो फर्स्ट पेज होगा आपका, उसके ऊपर आपने अपना नेम राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल, निशा। और नीचे आपने अपना जो है ना वो कॉलेज राइट कर देना, ताकि मुझे आइडिया हो कि किस स्टूडेंट का ये टेस्ट है और किस कॉलेज से वो है। ठीक हो गया। फर्स्ट लाइंस में आपने अपना नेम लिखना है और कॉलेज नेम लिखना है। देन सेम आपने क्वेश्चन नंबर और जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपने जो है ना वो राइट कर देना है, और ये आपने पीडीएफ की फॉर्म में मेरे साथ शेयर कर देना है।
ताकि ये मैं आपको चेक करके फिर अगेन आपको ये रिटर्न में पीडीएफ भेजा जाएगा। उसके अंदर जो मिस्टेक्स होंगी वो हाईलाइटेड होंगी, और आपको बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपने ये चीज़ मिस की है, इसमें ये चीज़ मिस की है। इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को उसका जो टेस्ट है वो चेक करके भेजा जाया करेगा एससीक्यू का। नेक्स्ट हमारे पास आगे एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज के लिए भी आपके साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल उस एमसीक्यूज लिंक पे आपने क्लिक करना है, वो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो उस एमसीक्यूज लिंक के थ्रू ही आपने एमसीक्यूज अपने अटेम्प्ट कर देने हैं। जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यूज, ईच एमसीक्यूज का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। लाइक फर्स्ट एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर अल्फा है, तो अल्फा क्यों करेक्ट है, बीटा क्यों रॉन्ग है, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेंगे, इन द एंड जो है ना वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, और एससीक्यू आपके मैं खुद चेक कर लूंगा। फिर उसके बाद हमारी होगी टेस्ट की डिस्कशन। डिस्कशन हमारी सेम लाइक दैट जूम पे हुआ करेगी, जिसके अंदर हम एससीक्यू और एमसीक्यू दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की हैं, किस चीज को आप किस तरह बेटर वे में अटेम्प्ट कर सकते थे। ये सारी चीजें हम जो है ना वो जब टेस्ट की डिस्कशन होगी उसके अंदर डिसाइड किया करेंगे। यहां तक मुझे बताया सारी चीजें क्लियर हैं आपको? काइंडली ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्ड, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आपको? अच्छा। सेकंड थिंग, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई टेस्ट मिस हो जाता है ड्यू टू सम इमरजेंसी, या किसी वजह से वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाता, तो आपने मुझे बिफोर द टेस्ट इन्फॉर्म करना है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट कि सर आज मेरा ये टेस्ट नंबर फॉर एग्जांपल 2 था, तो मेरी कोई इमरजेंसी होगी तो मैं टेस्ट नंबर 2 अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो आपने मुझे पहले इन्फॉर्म करना है। अगर आप ऑन द टाइम आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे और बाद में मुझे टेस्ट सॉल्व करके भेज रहे होंगे, तो वो आपका टेस्ट जो है ना वो चेक नहीं किया जाएगा। हमेशा जिस दिन टेस्ट होगा आपने कोशिश करनी है कि उसी दिन टेस्ट अटेम्प्ट करके उसी दिन आप शेयर करें, क्योंकि इसमें पंचुअलिटी जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका एक भी टेस्ट मिस हो जाएगा तो फिर सारे नेक्स्ट टेस्ट जो है ना वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे। तो स्ट्रिक्टली शेड्यूल को जो आपने फॉलो करना है, और जिस दिन जो टेस्ट होगा कोशिश करें कि उसी दिन अटेम्प्ट करें। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप मुझे बिफोर हैंड इन्फॉर्म कर दें, फिर आप वो टेस्ट बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि हमारे टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। टेस्ट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 4 एससी की हुआ करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन एवरी सिस्टम। और 20 to 30 हमारे पास क्या हुआ करेंगे, एमसीक्यूज हुआ करेंगे इन ईच टेस्ट। तो उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा टेस्ट का शेड्यूल होगा वो इस तरह का होगा। फॉर एग्जांपल हमारा टेस्ट 1 जो है ना वो मंडे को है, तो नेक्स्ट हमारा टेस्ट 2 जो है ना उसका मैं टॉपिक देखूंगा कि वो बड़ा है या छोटा है। फॉर एग्जांपल टेस्ट 2 जो है ना वो छोटा सा टॉपिक है और एक दिन में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपको एक दिन का ऑफ दिया जाएगा। देन फिर यानी कि अगर टेस्ट 2 का सिलेबस थोड़ा है तो एक दिन का ऑफ होगा, यानी ट्यूसडे ऑफ होगा, तो वेडनेसडे को आपका जो है ना वो टेस्ट 2 होगा। अगर इसी तरह अगर टेस्ट 3 फॉर एग्जाम्पल उसमें हमारे पास ज्यादा टॉपिक्स हैं या ज्यादा लेंथी टॉपिक है, तो उसमें आपको 2 दिन का ऑफ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल थर्सडे और फ्राइडे का ऑफ दिया जाएगा, और आपका जो है ना वो सैटरडे को टेस्ट 3 होगा। तो ये डिपेंड करेगा हर टॉपिक टू टॉपिक। तो ये शेड्यूल इंशाल्लाह वीकली या 10 डेज का जो शेड्यूल है डेट वाइज, ये आपके साथ आज ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा कि किस डेट को किस सिस्टम का टेस्ट होगा। और ये डिपेंड करता है कि अगर वो सिस्टम बड़ा होगा तो आपको 2 दिन का ऑफ मिलेगा, अगर अगर वो सिस्टम छोटा होगा तो आपको एक दिन का ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बुक्स आपने कौन कौन सी यूज करनी है। बस 1 मिनट। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन के लिए। मेडिसिन के लिए पर्सनली जो मैंने खुद बुक्स यूज की थी, आई यूज डेविडसन, इरफान मसूद एंड एपिसोडिक पास पेपर्स। तो आपने करना क्या है कि मेन बुक आप अपनी रखें इरफान मसूद एंड एपिसोडिक पास पेपर्स। उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनमें से मोस्टली ट्रिकी एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जिस तरह कल के वॉइस नोट में भी आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स जो है ना वो आप डेविडसन से लाजमी रीड करें। तो उन टॉपिक्स को आपने जस्ट डेविडसन से रीड कर लेना है।
जब आपने डेविडसन से रीड किया, आपको लगा कि ये चीज जो है ना वो डेविडसन में न्यू है, ये पिक्चर न्यू है, ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है ये इरफान मसूद में नहीं है, तो आप इरफान मसूद के अंदर उस टॉपिक के साथ पेज नंबर मेंशन कर लें कि डेविडसन पेज फॉर एग्जाम्पल 344 पे जो फ्लो चार्ट बना हुआ है ना, वो इस टॉपिक के साथ मैंने करना है। तो चीजों को आप अभी से अगर समराइज करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, तो इन द एंड प्रूफ में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर आप अभी से जो है ना वो डेविडसन से दोबारा एक बार टॉपिक पढ़े हैं, फिर आप इरफान मसूद से पढ़े हैं, फिर आप एपिसोडिक से कर रहे हैं, तो इन द एंड जो है ना वो आप तीन बुक्स को साथ लेके नहीं चल सकते। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है कि आप एक अपनी मेन बुक रखें, फॉर एग्जाम्पल इरफान मसूद, तो वो साथ डेविडसन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिए रीड करें। उसके अंदर कोई फ्लो चार्ट, कोई टेबल आपको लगता है कि ये जो है ना इंपॉर्टेंट है या इसको मुझे लाजमी करना चाहिए, तो उस टेबल को पहली तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि स्टिकी नोट पे लिखे इरफान मसूद में लगा लें। अगर वो बड़ा है और आपके पास टाइम नहीं है, स्टिकी नोट आप नहीं लगा सकते, तो आप उधर इरफान मसूद पे पेज नंबर राइट कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इरफान मसूद से वो टॉपिक कर रहे हो तो आपको आइडिया हो कि डेविडसन से इसकी आपने ये वाली चीज करनी है। और एज ए होल आपको डेविडसन करने की जरूरत नहीं है। और डेविडसन से आप जो है ना वो पेपर अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। एक तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता है इसको रीड करने में, और चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा वास्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं, और आपको जो है ना वो आइडिया भी नहीं होता कि एग्जाम के अंदर आपने समराइज फॉर्म में किस तरह लिखनी है। तो आई सजेस्ट इरफान मसूद इज बेस्ट बुक फॉर दैट। और उसके साथ आप एपिसोडिक पास पेपर्स मस्ट मस्ट यूज करें। हार्ड फॉर्म में सारे बाय कर लें आप एपिसोडिक पास पेपर्स, और एपिसोडिक पास पेपर के जो सिनेरियोज हैं उनको रीड किया करें। नीचे जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं वो मोस्टली अब चेंज हो रहे हैं, यानी कि सिनेरियोज एपिसोडिक वाले ही मोस्टली आएंगे, लेकिन जो नीचे स्टेम होता है हमारे पास क्वेश्चंस का वो चेंज होता है। तो आप कोशिश करें कि इरफान मसूद करें, एपिसोडिक से सिनेरियोज करें, और जो एपिसोडिक के अंदर चीजें दी हुई हैं उनको आप अच्छी तरह लेके चलें। नेक्स्ट हमारे पास आ गई पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स के लिए आई सजेस्ट कि आप जो है वो परवेज अकबर ही अपनी मेन बुक रखें। परवेज अकबर आपने सारी नहीं करनी। जो टॉपिक्स आपको गाइडलाइंस वॉइस नोट के अंदर बताए जाते हैं ना, हर सिस्टम में से जस्ट आपने वो वॉइस नोट्स पर वो टॉपिक्स आपने परवेज अकबर से करने हैं। उसके अलावा परवेज अकबर में काफी टॉपिक्स दिए होते हैं, स्टार्ट में भी काफी चीजें दी होती हैं, तो वो सारी आपको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जस्ट जो आपको टॉपिक्स बताए जाएं वो आप परवेज अकबर से एक बार रीड करें, उसके बाद साथ में एपिसोडिक के सिनेरियोज करें और एपिसोडिक करें। यहां तक मुझे बताएं सारी चीजें आपको क्लियर हैं? चलिए नेक्स्ट आ गई एमसीक्यूज। के एमसीक्यूज को आपने अपना किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है। एक तो आपके पास बेस्ट रिसोर्स है एमसीक्यूज का, एपिसोडिक पास पेपर्स। तो एपिसोडिक पास पेपर्स के अंदर जो एमसीक्यूज दिए होते हैं उन एमसीक्यूज को आप सोल्व करें, और कोशिश करें कि उनका आंसर आप ना देखें, जुबानी सॉल्व करें। जब आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाए उसके बाद आप एपिसोडिक एमसीक्यूज तैयार करें, फिर उसमें से देख लें फॉर एग्जांपल 5 एमसीक्यूज और 8 नंबर एमसीक्यूज मुझे नहीं आया, तो उसको आप उसके नंबर को जस्ट जो है ना वो सर्कल कर लें कि ये एमसीक्यूज मुझे नहीं आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, बाकी मुझे आ गए थे। तो फिर जब आप सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हो दोबारा से आप करें, तो फिर जस्ट उन एमसीक्यूज को देखें जो कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं सॉल्व हुए थे। तो इस तरह आपने चीजों को हमेशा शॉर्ट लिस्ट करना होता है, ताकि इन द एंड बिफोर प्रूफ एक एक दिन के अंदर आप सारे सिस्टम्स को जो है ना वो रिवाइज करके जा सकें। तो जो बच्चा ज्यादा रिवीजन करके जाता है बिफोर द प्रूफ उसी को ज्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास एपिसोडी के अंदर कुछ एमसीक्यूज नगट्स दिए होते हैं। उन एमसीक्यूज नगट्स को आपने मस्ट रीड करना है, मस्ट रीड करना है, और उसमें से भी मोस्टली एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज नगट्स या एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ हर सिस्टम के जो है ना वो ग्रुप में भी शेयर कर दिया करूंगा, उनसे भी आपने लाजमी गो थ्रू करना है। और जो हमारे पास लास्ट ईयर नम्स के पूल के मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ जो सेंडअप्स हुए थे उनका पूल है, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर सारी चीजें साथ साथ शेयर करता रहूंगा। बस आपने करना क्या है कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं आपने उनको फॉलो करना है, और जिस दिन टेस्ट हो आपने कोशिश करनी है कि उसी दिन आप टेस्ट दें और उसको अच्छा तैयार करके दें। इससे इंशाल्लाह मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि आपकी जो है ना वो डिस्टिंक्शन आ सकती है मेडिसिन में और पीडियाट्रिक्स में, अगर आप इस पैटर्न को आप फॉलो कर लेंगे। अच्छा, अब पेपर अटेम्प्ट किस तरह करना है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर भी या अभी हमारा फार्मा का भी टेस्ट सेशन चल रहा है, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि जो है ना वो फॉर्मली बहुत ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे वही आपकी जो है ना वो हैबिट बिल्ट हो जाएगी, और प्रूफ के अंदर भी आप सेम एटीट्यूड के साथ जो है ना वो एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे।
अच्छा, पेपर को आपने अटेम्प्ट किस तरह करना होता है? सबसे पहले तो स्टेशनरी आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। एक, आपके पास ब्लू बॉल पॉइंट होना चाहिए। एक, आपके पास ब्लैक मार्कर होना चाहिए। एक, आपके पास ब्लू मार्कर होना चाहिए। अब इनका यूज किस तरह करना है? फॉर एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। आपने सबसे पहले पेज के मिड में लिखें क्वेश्चन नंबर 1। ये आपने लिखना है ब्लू के साथ। पेज के मिड में आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 ब्लू के साथ। फिर उसको आपने अंडरलाइन करना है लाजमी। डबल अंडरलाइन करें या सिंगल अंडरलाइन करें। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब उसका आ गया ए पार्ट। ये भी आपने ब्लू के साथ ही लिखना है, और कोशिश करें कि इसको आप सर्कल कर दें। ए पार्ट आ गया, सर्कल कर दें। या फिर आप इसको इस तरह राइट कर सकते हैं। ए पार्ट आ गया, ये आपने सारी चीजें पेज के मिड में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अब ए पार्ट के अंदर उन्होंने पूछा क्या है। नेक्स्ट आपने अब यूज करना है हमारे पास ब्लैक मार्कर। ब्लैक मार्कर से आप फॉर एग्जांपल ए के अंदर उन्होंने पूछा है डायग्नोसिस हमारे पास क्या है, तो आप ब्लैक मार्कर से हेडिंग दें डायग्नोसिस की। ठीक हो गया। देन आप बॉल पॉइंट के साथ लिखें मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज। देन जो है आप अगेन ब्लू मार्कर के साथ लिखें फॉर एग्जांपल एस्थमा डायग्नोसिस है। तो इस तरह आपने जो है ना वो ए पार्ट अटेम्प्ट कर लिया। देन हमारे पास आ गया बी पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर उन्होंने फॉर एग्जांपल उसकी इन्वेस्टिगेशंस या मैनेजमेंट पूछी हुई है, या मैनेजमेंट के स्टेप्स पूछे हुए हैं। तो अगेन आपने बी लिखना है ब्लू मार्कर के साथ। बी में उन्होंने जो चीज़ आपसे पूछी हुई है उसकी आप हेडिंग दें। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे पूछा हुआ है मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट की हेडिंग दें। देन मैनेजमेंट के अंदर आप एक ही बात याद रखेंगे कि दो चीजें आती हैं। मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टिगेशंस भी आपने राइट करनी होती हैं। मैनेजमेंट के अंदर आपने ट्रीटमेंट प्लान भी राइट करना होता है। तो आप पहले ब्लू मार्कर के साथ मैनेजमेंट की हेडिंग दें। देन आप जो है ब्लैक मार्कर के साथ दें इन्वेस्टिगेशंस की हेडिंग। देन आप ब्लू बॉल पॉइंट के साथ जो इन्वेस्टिगेशन है वो राइट कर दें। उसके बाद आप हेडिंग दें ट्रीटमेंट की ब्लैक मार्कर के साथ। देन आप ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है वो यूज करें। मीन टू से कि जो मेन क्वेश्चन की हेडिंग्स हैं या स्टैम्प है वो आपने ब्लू के साथ राइट करना है। जो आगे सब हेडिंग्स हैं या नंबरिंग है या कोई भी चीज आप दे रहे हैं उसको आपने ब्लैक मार्कर के साथ हेडिंग देनी है। और ब्लू बॉल पॉइंट के साथ आपने बाकी सारा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये बेस्ट वे है पेपर अटेम्प्ट करने का। अब बच्चे क्या करते हैं कि ब्लू मार्कर ले जाते हैं और ब्लू बॉल पॉइंट ले जाते हैं और उससे सिर्फ पेपर अटेम्प्ट कर देते हैं। नो डाउट कि आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि आपकी पेपर की जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आपकी एक दो अंदर मिस्टेक्स निकल भी आती हैं, लेकिन जब इन्विजिलेटर देखता है कि इसने पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है, साफ सुथरा अटेम्प्ट किया हुआ है, हेडिंग्स दी हुई हैं, तो वो आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स को इग्नोर कर देता है। लेकिन आपने बहुत ही रफ पेपर किया होगा, उसको समझ ही नहीं आ रही कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और आपको खुदा ना खास्ता उसकी कोई एक आधी गलती उसको नजर आ गई है, तो वो पक्का आपके मार्क्स काटेगा। अगर आपने पेपर अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है उसको आपकी गलती जो है ना वो नजर ही नहीं आएगी। अगर नजर आ भी जाती है तो वो उसके मार्क्स नहीं काटेगा। और दूसरी बात कि अगर कोई भी एग्जाम के अंदर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन है, तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है फॉर एग्जांपल, तो कोशिश करें उस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के साथ आप ब्रैकेट के अंदर लिख दें कि दिस इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इस तरह ट्रीटमेंट के अंदर अगर कोई ड्रग है तो आप ड्रग के अंदर लाजिम मेंशन करें दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये चीजें जो है ना इससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। यहां तक मुझे बताएं सारी चीजें आपको क्लियर हैं कि पेपर को आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। बाकी आप डेली बेसिस पे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो साथ साथ जो आपकी मिस्टेक्स होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ इंशाल्लाह बताता जाऊंगा। यहां तक मुझे सारे रिस्पॉन्ड करें कि एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं कुछ आपको ना तरीके बताता हूँ कि स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स आपने किस तरह करनी है। अब मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ कि आई हैव 5 distinctions इन MBBS, एंड ऑलमोस्ट माई ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ
MBBS इज मार्क्स इज 83%। तो मैं मोस्टली ये करता था कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ता था। अब मेरे जो दोस्त हैं या कोलीग्स हैं जिनके साथ मेरी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो कहते हैं कि तुम सारा दिन जो है ना वो फ्री फिरते रहते थे या सोते रहते थे या इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते थे। तो उसके पीछे यही एक सेम रीजन थी कि मैं हमेशा स्मार्टली स्टडी करता था। ये नहीं था कि सुबह से शाम तक आप जो है ना वो बस बैठे हुए हैं और आप स्टडी कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फेड अप हो जाएंगे। तो इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या करना है कि स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स को यूज करें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पहले करें, और इसी तरह आप थोड़े वक्त में जो है ना वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। अब कुछ मैं आपको तरीके बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ थिंग जो जिसने मुझे ड्यूरिंग द MBBS हेल्प की, वो था मेरा टाइम टेबल। लाइक आप जब रात को सोने लगे ना, तो इज द बेस्ट टाइम कि आप अपना कल का जो है डे है ना वो पूरा प्लान कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप रात को 9 बजे या 10 बजे सोने लगे हैं, तो एक शीट लें और उस पर लिख लें कि आपने सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे आपने कॉलेज जाना है, फिर आपका कौन सा लेक्चर है, अगर कोई ब्रेक है, कोई लेक्चर ऑफ है या आपको टाइम मिलता है तो उस टाइम में आपने क्या करना है। उसके बाद आपने कब वापस आना है हॉस्पिटल से या कॉलेज से, फिर आगे आपकी क्या रूटीन होगी। तो आई सजेस्ट कि 1 हफ्ता या 10 दिन आप जो है ना डेली अपनी रूटीन को लिखें। रात को सोने से पहले उस रूटीन को लिख के सोएं कि सुबह उठ के मैंने ये रूटीन फॉलो करनी है। फिर उस पेज को अपनी पॉकेट में अपने पास रखें, या मोबाइल के अंदर नोट्स होते हैं उसके अंदर आप जो है ना ये चीज लिख सकते हैं। तो अगर आप अपनी रूटीन को लिख लेंगे ना, तो नेक्स्ट डे आपका बहुत स्मूथ जाएगा, और जो जो आपके गोल्स होंगे वो सारे अचीव हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब आप सिंपली चीज़ों को नोट डाउन नहीं करते और लिखते नहीं हैं, तो उससे हमारे पास क्या होता है कि वो आप दिन के अंदर जो है ना वो बहुत ही लेजीनेस आ जाती है, और वो अपनी चीज़ों को जो है ना वो आप कंपाइल आप नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि अपना जो टाइम टेबल है ना उसको लिख लें, हर रूटीन लिख लें, हर काम अपना लिख लें। तो एक तो ये चीज अपनी जिंदगी में आप इंप्लीमेंट करें कि आपने हर चीज को शेड्यूल करें और टाइम टेबल करें। हाँ, अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई भी काम आ जाता है, तो उस जो आपने शेड्यूल बनाया उसको आप दोबारा दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप लिख लेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह फॉलो हो जाएगा। दूसरा जो मेन चीज है जो कि स्टडी के अंदर जो है ना वो सबसे बड़ी जो है ना वो मुश्किल पैदा करती है, वो है आपका मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन ये इस तरह है कि ये हमारे पास ना चीप डोपामिन रिलीज करवाता है। तो उससे क्या होता है कि हमें स्क्रोलिंग की, इंस्टाग्राम की, इन चीज़ों की एडिक्शन हो जाती है। या फिर कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, हर बंदे को जो है ना मोबाइल फोन की स्क्रीन के साथ एडिक्शन होती है इन अ डिफरेंट वे। कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा होता है, कोई फेसबुक यूज़ कर रहा होता है, कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहा होता है, कोई मूवीज़ देख रहा होता है, कोई यूट्यूब चला रहा होता है। तो हर बंदे को ऑलमोस्ट एडिक्शन है स्टूडेंट लाइफ में। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि जो आपके स्टडी आवर्स हैं, जो आपने फॉर एग्जाम्पल टाइम टेबल बनाया था, उसमें आपने लिखा था कि शाम 4 से 8 बजे तक जो है ना वो आपने 4 आवर्स जो है ना वो पढ़ना है। तो उन 4 आवर्स के अंदर आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि मोबाइल फोन को आप एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल यूज ना करें। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन आप यूज करें स्टडी पर्पज के लिए, साथ साथ यूज करें कि उन 4 घंटों के अंदर एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए आपने मोबाइल फोन यूज नहीं करना। ना कोई यूट्यूब पे आपने ड्रामा सीरियल देखनी है, ना कोई मूवी देखनी है, ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करनी है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना वो फोकस्ड रहेगा। तो मोबाइल फोन को आपने कम से कम यूज करना है। हाँ, आप जो अपना टाइम टेबल बना रहे हैं उसके अंदर आप लिखें, बेशक आप 2 घंटे स्क्रोलिंग लिख लें, और जो आपने टाइम लिखा है उसके अंदर आप स्क्रोलिंग करें, कोई आपको नहीं रोक रहा। लेकिन जो स्टडी आवर्स हैं वो आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है टाइम टेबल। और अभी ऑलमोस्ट आपके पास 2 to 3 मंथ्स रह गए हैं फाइनल प्रॉफ में, तो दिस इज गोल्डन टाइम। और यकीन करें कि पूरे MBBS के मार्क्स एक तरफ और फाइनल ईयर के मार्क्स एक तरफ, खाली पूरे MBBS के जो है ना वो 4800 मार्क्स बनते हैं, और इसमें से जो है ना वो 1800 मार्क्स आपके किसके हैं, फाइनल ईयर MBBS के। और यकीन करें कि सबसे ज्यादा आसान जो MBBS के अंदर ईयर है ना वो फाइनल ईयर है। और 1800 में से आपका टारगेट होना चाहिए कि 14 to 1500 आपके जो है ना वो मार्क्स आने चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में बंदे को ज्यादा आइडिया नहीं होता स्टडी का, तो उसमें ऑब्वियसली सबके मार्क्स कम आते हैं। लेकिन फाइनल ईयर के अंदर आप इतने मेच्योर हो चुके होते हैं कि आपको पता होता है कि नेक्स्ट आपने फील्ड में जाना है, वर्क करना है, और ये सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं। कल को आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं आपकी CV के अंदर, तो वो आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट के मार्क्स को लाजमी देखते हैं। तो फाइनल ईयर इज टू मच इजी अगर आप इसको एक जो है ना वो टेक्निकल वे में लेके चलेंगे तो। यहाँ तक मुझे बताएं, सारी चीजें आपको क्लियर हैं?
अच्छा, टेस्ट पैटर्न, शेड्यूल और डिस्कशन, ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, शेड्यूल हमारा क्या होगा, डिस्कशन जूम पे हुआ करेगी डेली, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम थोड़ी सी स्टडी टेक्निक्स देख लेते हैं। मैंने चंद स्लाइडें ऐड की हैं, होप सो इट विल हेल्प यू। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपना जो टाइम है ना उसका आप एक शेड्यूल बनाएं। अब शेड्यूल से आपको क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा और आप टास्क ओरिएंटेड जो है ना वो अपना काम करेंगे। और जो आपके पास फ्री टाइम होता है उसको आप मैनेज करें अपनी स्टडीज में, या आपकी कोई हॉबी है तो उसको आई सजेस्ट कि आप इस शेड्यूल के अंदर अपनी कोई हॉबी जो आपकी है, फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स आप करते हैं या पेंटिंग या कोई भी आपकी हॉबी है, नो डाउट, नो इशू, उस हॉबी को अपने शेड्यूल के अंदर जो है ना वो लाजमी इंक्लूड करें। ये नहीं है कि आप शेड्यूल बना रहे हैं सुबह 8 से रात 12 बजे तक और सारा आपने उसमें जो है ना वो स्टडी का टाइम ही रखा हुआ है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। कोई हॉबी अपनी आप देखें कौन सी आपको सूट करती है, 30 to 40 मिनट्स डेली आप उसको एलोकेट करें, उस हॉबी को आप लाजमी दें। और वो हॉबी आपकी जो है ना वो स्टडी के अलावा होनी चाहिए, वो स्टडी नहीं होनी चाहिए। वो हॉबी आपकी कोई भी हो सकती है, आप कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ लें, आप दीन के बारे में कोई हदीस सीख लें, तो वो एनीथिंग कोई भी हो सकती है। आप कोई बुक रीड कर लें अदर देन एमबीबीएस बुक्स, आप जो है वो कोई भी गेम कर सकते हैं, फिजिकल ऑनलाइन जो आपका दिल करे, लेकिन अपनी हॉबी के साथ आपने लाजमी टच रहना है। या बॉयज के लिए है कि वो जिम ज्वाइन कर लें, इट्स बेस्ट हॉबी। तो आपने जो अपनी हॉबी है ना उसको नहीं आपने छोड़ना, उसको अपने टाइम टेबल के अंदर आपने लाजमी ऐड करना है। नेक्स्ट आ गया कि व्हेन टू स्टडी। अच्छा, किस टाइम आपने स्टडी करना है। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अब 8 से 3 आपका कॉलेज था, 3 बजे आप जो है ना वो कॉलेज से वापस आए हैं, फुल आप थके पड़े हैं, एग्जॉस्टेड है, भूख आपको लगी हुई है, हॉस्टल मेस में कोई अच्छी चीज नहीं बनी हुई है, आपने खाना भी नहीं खाया और भूखे पेट हैं और नींद आपको आ रही है और आपने कहा जी अब मैं पढ़ लेता हूँ। जब कोई चीज नहीं मिली आपने कहा अब मैं पढ़ लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना। सारी चीजें आपकी वेल प्लान्ड होनी चाहिए। पढ़ने से पहले आपने प्रॉपर रेस्ट किया हो, आप अलर्ट हो, आप बात लें पढ़ने से पहले, फिर उसके बाद आप जो है ना वो एक कुजी माहौल के अंदर बैठ के पढ़ें। तो उससे जो है ना वो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो 100x पे चली जाती है। लाइक आप सिर्फ आधा घंटा अगर पढ़ते हैं तो आप मैक्सिमम चीजें कर लेते हैं। अगर आप लेजी हैं, बिल्कुल रेस्टलेसनेस हैं और आप बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, आप बेशक 3 घंटे भी जो है ना वो बैठे रहेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो जीरो होगी। और वो चीज अगर आपको याद हो भी जाएगी एट दैट टाइम, और बाद में जो है ना वो सारी चीजें आपको भूल जाएंगी। अच्छा, और एक टाइम के अंदर आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा आप ना पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल ये होता है कि आप कहते हैं जी अब 4 घंटे मैंने लगातार जो है ना वो पढ़ना है बैठ के, उसके अलावा मैंने कोई काम नहीं करना, तो ये गलत बात है। इससे आप कभी भी प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। आपने क्या करना है कि छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका टेस्ट है, तो आप करें जी 4 से 5 बजे तक जो है ना मैंने 2 टॉपिक्स करने हैं, एस्थमा और सीओपीडी करना है। जब 4 से 5 बजे तक आपका एस्थमा और सीओपीडी हो जाए, फिर 5 से 5:15 तक आप थोड़ी सी ब्रेक कर लें, टी ब्रेक कर लें, वैसे आप मोबाइल यूज कर लें, कुछ भी कर लें। तो आपने छोटी छोटी ब्रेक्स लाजमी लेनी है, 1 घंटा पढ़ के 2 घंटे पढ़ के आपने 10-15 मिनट की ब्रेक लेनी है। उससे क्या होगा कि आपकी जो फोकस्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, पढ़ना किस तरह है। अब कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आप 40 मिनट पढ़ते हैं, 20 मिनट ब्रेक। जो पर्सनली मैं खुद ड्यूरिंग अ स्टडी अपनी टेक्निक यूज करता था, वो मैं ये करता था कि 1 घंटा मैं पढ़ता था, उसके बाद 10 to 15 मिनट्स जो है ना वो मैं रेस्ट करता था। तो ये टेक्निक मैंने ड्यूरिंग फाइनल ईयर यूज की थी। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग होते हैं उनका स्टेमिना ज्यादा होता है, कुछ होते हैं कि वो 30 मिनट पढ़ के ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कुछ होते हैं कि वो घंटा पढ़ ले, 2 घंटे पढ़ लें, वो एग्जॉस्ट नहीं होते। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और मेन थिंग, ट्राई टू स्टडी एट द सेम टाइम ईच डे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज 4 से 8 बजे तक पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि कल भी आप 4 से 8 बजे तक ही पढ़ें। डेली आपका स्टडी जो टाइम टेबल है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज मैं जी 3 बजे पढ़ रहा हूँ, कल जी नहीं, कल मैं जनाब रात को 8 बजे पढ़ रहा हूँ, अगले दिन जो है ना वो मैंने पढ़ा ही नहीं है। नो नो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो डेली फिक्स एक टाइम रखें स्टडी का, और उसके साथ जो है ना वो आप स्टिक हो जाएं कि उस टाइम आपने जो है ना वो स्टडी करनी है। फिर इससे ये होगा कि आपका माइंड के अंदर जो है ना वो न्यूरॉन कनेक्शंस बनेंगे कि आपने किस टाइम पे स्टडी करनी है, और आपको मेंटली आप प्रिपेयर होंगे कि 4 बजे हैं, अब 4 बजे जो है ना मेरा स्टडी टाइम है, 4 से 8 मैंने अब पढ़ना है, उसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, कोई मैंने और काम नहीं करना। तो स्टडी एट द सेम टाइम ईच डे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
प्लान स्पेसिफिक स्टडी करें कि फॉर एग्जांपल आज संडे है, तो संडे को मैंने क्या पढ़ना है, ये आपके पास पहले से आपकी डायरी पे रजिस्टर पे नोट डाउन होना चाहिए। जस्ट माइंड में नहीं आपने सोचना, माइंड में सोचेंगे तो वो आप डेली बेसिस पे चीजों को सोचते ही रह जाएंगे। नोट डाउन करें, हर चीज को नोट डाउन करें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, कोई भी आपका छोटा सा भी टास्क है तो उसको आप नोट डाउन करें कि संडे को मैंने ये टॉपिक्स करने हैं, उसको आप लिख लें। फिर जब आपके वो टॉपिक्स हो जाए तो उनके सामने टिक लगाएं या डन लिखें, तो उससे आपको एक अलग ही खुशी जो है ना वो मिलेगी। तो इस तरह आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हैं। अब स्टडी आपने कहाँ पे करनी है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ना वो करता है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइब्रेरी में अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने रूम में अच्छा पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप देखें कि आपको कौन सा जो जगह है ना वो सूटेबल है फॉर यू, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। तो अगर आपको नहीं पता तो आप एक दो दिन लाइब्रेरी चले जाएं, एक दो दिन अपने रूम में बैठ जाएं, एक दो दिन आप पोमर रूम में चले जाएं। तो इस तरह आप डिफरेंट प्लेसेस पे बैठ के देख लें कि कहाँ पे आपको अच्छा याद होता है, कहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। तो उस प्लेस को आप प्रेफर करें और कोशिश करें कि स्टडी प्लेस अपनी एक रखें। जिस तरह स्टडी टाइम एक रखना है, स्टडी प्लेस एक रखें। और बेड पे बैठ के आपने कभी भी स्टडी नहीं करना। ये मेरी बात आप याद रखें, बेड पे आपने स्टडी नहीं सोनी करनी। यूर स्लीपिंग प्लेस एंड स्टडी प्लेस शुड बी सेपरेटेड। हमेशा से आपकी स्लीपिंग प्लेस और स्टडी प्लेस सेपरेट होनी चाहिए। जहां पे आपके बैठ के पढ़ रहे हैं उधर आपने सोना नहीं है, जहां पे आप सो रहे हैं उधर आपने पढ़ना नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी ये एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, जब आप उधर आएंगे तो आपके माइंड में यही होगा कि ये मेरी स्टडी की जगह है, इधर बैठ के मैंने जस्ट पढ़ना है, इधर और कोई काम नहीं करना। जहां पे आप सोना है उधर जस्ट आपने सोना है, उधर आपने नहीं पढ़ना। तो अगर आप इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, स्टडी और स्लीपिंग प्लेस को, तो इससे ये होगा कि जो मसला मैनी स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि पढ़ते वक्त उन्हें नींद आ जाती है, तो वो आपका मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। यहां तक मुझे बताएं, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई? आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ये कह रहे होंगे कि ये चीजें हमें सारी पहले से पता है। नो डाउट हर बच्चे को ये चीजें पहले से पता होती हैं, लेकिन ये चीजें मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इन पे मजीद अच्छी तरह वर्क कर सकें। तो और आपकी जो स्टडी प्रोडक्टिविटी है वो फ्रॉम 0 to 100x पे चली जाए। और कभी भी अपना शेड्यूल बनाए कि स्टडी के दौरान आपने कोई भी जो है ना वो हेडफोन्स यूज नहीं करने। मोस्टली स्टूडेंट होते हैं कि वो कोई चीज पढ़ रहे हैं, साथ में म्यूजिक लगा लेंगे और हेडफोन्स लगाए हुए हैं और रीड कर रहे हैं। उससे आपको एट ए टाइम तो याद हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में जो है ना वो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। क्योंकि कोई भी आप चीज स्टडी करते हैं ना, आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी के अंदर, मेमोरी साइकिल्स हमारे पास बनते हैं, न्यूरॉन्स की फॉर्म में कनेक्शंस बनते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की फॉर्म में मेमोरी होती है हमारी। तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक चीज को स्टडी कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बन रहा है, साथ ही आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं उसका भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बन रहा है। तो उससे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनते हैं ना, वो आपस में जो है ना एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं और आपको लॉन्ग टर्म चीजें याद नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने साथ हेडफोन्स लगाए हैं और मैं एक चीज रीड की है, 1 घंटा मैंने पढ़ा है, कल को मुझे यकीन करें वो चीज बिल्कुल याद नहीं होगी। अगर आपने म्यूजिक नहीं लगाया और आपने फोकस्ड होकर 1 घंटा वो चीज पढ़ी है, तो वो मुझे लॉन्ग लास्टिंग वो चीज याद रहेगी। तो ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है। और ड्यूरिंग द स्टडी टाइम्स आपने मोबाइल फोन्स यूज नहीं करना, ये सेम थिंग है जो मैंने आपको बता दी है। मुझे बताएं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है? अब तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो आपको क्लियर है? इसमें से अगर कोई आपकी क्यूरी है तो मुझे बताएं। चलें, नेक्स्ट कुछ हम स्ट्रेटजीज देख लेते हैं कि स्टडी जो आप एक टॉपिक कर रहे हैं, कौन कौन सी आपने स्ट्रेटजीज यूज करनी है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। उसके लिए रीडिंग, सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अस्थमा का टॉपिक है, तो आई सजेस्ट कि आप उस टॉपिक को थोरली जो है ना वो रीड करें। जब आप उस टॉपिक को थोरली रीड करें और उसमें से मेन मेन पॉइंट्स ले लें, फॉर एग्जांपल अस्थमा के अंदर कौन सी आप ड्रग देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाते हैं,
जो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लगती है ना, एक बार रीड करें उसको सरसरी सा, विद फोकस। और मेन जो चीजें आपको लगती है ना इंपॉर्टेंट है, उनको आप हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें। और जब आप पढ़ रहे हो, आपने कोशिश करनी है कि एक्टिव हो आप। ये नहीं है कि बिल्कुल नींद आपको आ रही है और आप पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंट कलर्स के आप स्टिकी नोट्स अपने पास रखें। उन स्टिकी नोट्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डेविडसन से आपने पहले अस्थमा रीड किया, उसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए एमसीक्यूज के लिए। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप स्टिकी नोट्स के ऊपर राइट करें। उस स्टिकी नोट को उठा के अपने एपिसोडिक पास पेपर में लगा लें, या उन स्टिकी नोट्स को आप उठा के अपनी इरफान मसूद में लगा लें। और सेकंड थिंग जो मैं ड्यूरिंग एमबीबीएस करता आया हूँ, कि मेरी जो बुक्स का चैप्टर का एंड होता था ना, उसके ऊपर डिफरेंट 100 to 200 जो है ना, वो हमारे पास की पॉइंट्स लिखे होते थे मेरे पास। की पॉइंट्स वो मेरे पास कहाँ से आते थे? फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई एमसीक्यूज का टेस्ट हुआ है ना क्लास में, तो उस एमसीक्यूज टेस्ट अगर मुझे कहीं से मिल गया है, या उसकी अगर डिस्कशन हुई है, कोई भी पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं, तो उन पॉइंट्स को आप लिख लें। फॉर एग्जांपल, अस्थमा के अंदर जो है ना, पीक फ्लो रेट कितना हमारे पास होता है एवरेज, वो अगर आपको मिल गया तो उस की पॉइंट को आप अपने पास लिख लें बुक के एंड में। इस तरह आप एमसीक्यूज के ना नगेट्स आपके पास अपने बनते जाएंगे। जहां से आपको लगे कि ये आपका एमसीक्यूज गलत हुआ है, या ये चीज है जो आप भूल जाएंगे, तो उसको इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज नगेट अपने पास नोट कर लें। जब आप एस्थमा का टॉपिक करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम करें, तो एंड में वो जो की पॉइंट्स है ना, उनको भी एक बार गो थ्रू कर लें। तो एपिसोडिक जो हमारे पास एमसीक्यूज के नगेट्स दिए हुए हैं ना एपिसोडिक के अंदर, उसके बाद काफी स्पेस होती है। तो जो आपके अभी टेस्ट में एमसीक्यूज गलत हो, तो उन एमसीक्यूज में जो जो इंपॉर्टेंट उसका क्रक्स हो ना, उसको आप एपिसोडिक के अंदर जो एमसीक्यूज नगेट्स है ना, उसके एंड में लिखते जाएं। ताकि जब आप इन प्रूफ एमसीक्यूज नगेट्स को आप रिवाइज करें, तो जो आपके इस टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज गलत हुए थे, उन एमसीक्यूज को भी आप जो है ना वो गो थ्रू कर सकें। क्योंकि तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अगेन ये सारे एमसीक्यूज खोलें और इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें। और ऑब्वियसली जो चीज़ आपकी एक बार गलत हो रही है, वो लॉन्ग रन में आपको याद नहीं रहेगी, तो उसको आप मस्ट नोट करें अपने पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। स्लीप आपकी जो है ना वो 7 to 8 आवर्स होनी चाहिए पर नाइट। और कोशिश करें कि नाइट को आप स्टडी ना करें, नाइट स्लीप को प्रेफर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 से 3 या 4 बजे तक भी सो जाते हैं ना, इट्स इनफ फॉर यू। कोशिश करें कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठें, और उस टाइम आप जो है ना वो पढ़ने की अपनी रूटीन बनाएं। और हेल्दी जो है ना वो खाना खाएं, एनर्जी ड्रिंक्स और इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें। और एक्सरसाइज लाजमी करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 5 वक्त की नमाज आप लाजमी पढ़ें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नमाज आपने कभी भी मिस नहीं करनी। तो यहां तक मुझे बताएं, सारी चीजें आपको क्लियर हैं? आज के लेक्चर का बेसिकली यही मकसद था कि थोड़ा आपको चीज़ों को बताया जाए कि किस तरह आपने अपनी रूटीन सेट करनी है, इन चीज़ों को लेके चलना है। नो डाउट मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे से बेस्ट हैं, उनको ये सारी रूटीन हर चीज़ सबसे पहले पता है। लेकिन ये है कि सिर्फ एक याद दहानी के लिए आपको ये चीज़ें बताई गई हैं, ताकि आप इनको मजीद अच्छी तरह फॉलो कर सकें। सारे बताएं मुझे, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं? चलें। अब जो है ना, अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं टेस्ट के हवाले से या कोई भी ओवरऑल स्टडीज के हवाले से, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके जो है ना वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो, मैनेजमेंट के अंदर हिस्ट्री एग्जामिनेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं होता। जस्ट इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट आप लिखें। कुछ क्वेश्चंस जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के अंदर क्या पॉइंट्स लिखने हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स उसने आपको सिनेरियो के अंदर मोस्टली दी होती है, जिससे आपने डायग्नोसिस बनानी होती है, तो उनको लिखने का फायदा नहीं है।
इसके अलावा बताएं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबको सारी चीजें क्लियर हो गई हो, किसी का कोई क्वेश्चन ना हो। और दूसरी बात यह कि शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, कि आपके कोलीग्स या किसी के साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं है, यू आर इन कंपटीशन विद यूर सेल्फ। तो खुद को इम्प्रूव करना है आपने। तो क्वेश्चन करने में आपने नहीं शर्माना, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है फौरन से आप पूछ लें। और ग्रुप को आपने एक्टिव रखना है, कोई भी चीज आपको नहीं समझ आती ग्रुप के अंदर पूछें, ताकि जो आपके बाकी कोलीग्स हैं वो आपको हेल्प आउट कर सकें। उसके अलावा आप मुझे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप अपना नेम बताएंगे, कॉलेज बताएंगे, फिर आप अपना क्वेश्चन बताएंगे। सर माय नेम इज़ तहरीम और मैं CMH बहावलपुर की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। जी तो जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर MCQs का बता दें कि जो MCQs जो आप शेयर करेंगे तो उसका कोई टाइम लिमिट होगी कि फॉर ईच MCQ समथिंग। ईच एमसीक्यूज के लिए टाइम लिमिट नहीं होगी। अ, वो लिंक के अंदर अगर आप लोग टाइम का कहेंगे तो टाइम लिमिट भी लगा लेंगे, लेकिन ओवरऑल अभी स्टार्ट में टाइम लिमिट नहीं होगी। आपके साथ जस्ट लिंक शेयर किया जाएगा। एससीक्यू का मैं ये करूंगा कि एससीक्यू का जो टाइम टेबल है ना वो थोड़ा आपको ज्यादा दे दूंगा, क्योंकि एससीक्यू आपने अटेम्प्ट करने होंगे। जो एमसीक्यू होगा ना उसका थोड़ा सा हम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल रख लेंगे। फॉर एग्जांपल हम उसके लिए रख लेंगे कि 8 से जो है ना वो 11 तक एमसीक्यूज लिंक वर्क होगा। तो उसके दरमियान आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो मेन इशू वो यही आता है कि सारे स्टूडेंट्स सेम टाइम पे जो है ना वो फ्री नहीं होते। कुछ की इवनिंग क्लासेस हो रही होती हैं, कुछ की नाइट में क्लासेस हो रही होती हैं। तो ये सारी फैक्टर्स आ जाते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप सबको फैसिलिटेट किया जाए, और टाइम जो इतनी जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो थोड़ा फिजिबल हो सबके लिए। इस तरह हम कोई सेट करें टाइम लिमिट। ओके सर, थैंक यू। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। तो चलें अक्सर आई विल ट्राई कि मैं आपको सर्जरी और गायनी के बारे में गाइड कर दूं। आप मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिएगा कि आपको क्या चीज़